अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अब कोई बोल भी नहीं रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी अच्छा, उनके माइक नहीं है। चलो मैं बाकियों को म्यूट करके देखता हूँ। बाकी कनेक्ट तो हम हो गए। कनेक्ट में हो गया हूँ। बस ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जमीला, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके। एक मिनट बस ठहरिएगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें पिछले लेक्चर से। असल में ये हमारा संडे का लेक्चर और ये जो मंडे का लेक्चर था, ये इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम हो कि इस्लामाबाद में सेलुलर सर्विसेज भी ऑफ थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं थी। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई राब्ता किसी से नहीं हो सका। इस वजह से फिर हमारी संडे की क्लास भी नहीं हो सकी और मंडे की क्लास भी नहीं हो सकी। तो दैट वाज द रीज़न। बाहर अभी ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके अलावा फिर लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उसमें किसी को कोई इशू है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, तो वरना हम शुरू करते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है। कौन? शहाब बात कर रहा हूँ सर। जी साहब। सर जी, आपने ये जब मुझे लास्ट पता है। जी सर, असल में काफ़ी दिन तक मैं बीमार रहा था, तो मैं अटेंड नहीं कर सका था क्लासेस। हाफिज साहब बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो आपको क्या हुआ? खैरियत? मैं तो आपको बड़ा हम तो बड़ा मिस करते रहे। आप तो हमारी रौनक थी लेक्चर की। जी सर, मैं सुनता रहा, लेकिन सर काफ़ी दिन तक मैं बीमार रहा था, तो वो कैसी मैं तबीयत मुझसे है? लेक्चर काफ़ी। जी सर। कह रहा हूँ, आप कैसी तबीयत है? सर सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेहतर है पहले से। काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। आपको सेहत दे, सबको सेहत से रखे। जी आमीन सर। जी बताइए हाफिज साहब। सर, आपका जो सेकंड लास्ट लेक्चर था ना, वो तकरीबन उसमें टेस्टिंग जो टाइप्स थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, वो मिस था। तो सर मुझे वो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज है, मतलब मुझे समझ नहीं है टाइप ऑफ जो टेस्टिंग्स है ना, जैसे यूनिट हाँ, टेस्ट है, मॉड्यूल टेस्ट है, इंटीग्रेशन है, रिग्रेशन है, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स, ये मुझे समझ नहीं है वो सर, ये है क्या? हम ये लेक्चर के बाद आप ऑनलाइन रहना ना, मैं आपको वैसे करा दूंगा। ठीक है चलिए ना? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। ओके। ओके सर। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछिए हेलो मुझसे। सर, अस्सलाम जी जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं रिदा बात कर रही हूँ। सर जनाब। ये वो मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है। मैंने भी लास्ट टाइम वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था लेकिन उसमें वो टाइप्स नहीं थी। नहीं थी? अच्छा। नहीं थी, ठीक है। मतलब ओके। वो मेरी तो भी फिर रहती हैं। आप भी रुक जाइएगा। चले ठीक है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा। जहीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? ज़रा मुझे रिकैप कर दें यार। वो सर ये हम लोगों ने आज लाइब्रेरी कंट्रोल स्टार्ट करना है। आपने लास्ट टाइम हमें करवाया था चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस करा दिया था मैंने। जी सर। ओके। ठीक हो गया। आज लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली थोड़ा सा मैं रिकैप भी पिछली दफ़ा कर दूं कि मैंने ये कहा था कि अ, अभी ये प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन जो चेंज मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर के अलावा कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो टोटली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब कोई चेंज आती है तो उस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है। मैंने एक चीज़ दोबारा दोहरा दूं कि सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली जब प्रोडक्शन से, सॉरी, डेवलपमेंट से निकल के प्रोडक्शन में चला जाता है तो वहाँ उसकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की फेज़ शुरू हो जाती है। राइट। अच्छा, और ये वो फेज़ है जो
क्या कहना चाहिए, ना ख़त्म होने वाली फेज़ है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का वजूद है या ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला कर ले कि सॉफ्टवेयर को अब हमने रिप्लेस करना है, तब तक सॉफ्टवेयर वहाँ चलता रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ सॉफ्टवेयर की जो रूट्स हैं वो और ज़्यादा इंट्रेंच हो जाती हैं, मतलब मजबूत हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, अब जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मैंने बताया था कि दो वजूहात की बिना पे आती है। नंबर वन, सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाए, राइट, तो हमें उसको फिक्स करना है। जब सॉफ्टवेयर में कोई बग आएगा तो हमें, या बग कहते हैं एरर को, जब कोई एरर आएगा तो हमें एरर को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के, अब जो मैं बोलने लगा हूं तो आई होप कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए। जब कोई बग एरर आता है तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को चेंज करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात वो जो चेंज है वो ये डिमांड करती है, ये जो रेजोल्यूशन है बग की वो ये डिमांड करती है कि आप डिज़ाइन को भी चेंज करें। तो समटाइम्स हमें डिज़ाइन को चेंज करना पड़ता है। अगर डिज़ाइन चेंज होगा तो उसके बाद हमें सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा। सोर्स कोड तो हर दफ़ा हर लिहाज से चेंज होगा बहरहाल। तो सोर्स कोड जब चेंज हो जाएगा तो सोर्स कोड से हम नया मशीन कोड बनाएंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएंगे। इसका मतलब है सोर्स कोड चेंज हुआ। अब जब सोर्स कोड चेंज हो गया तो चेंज की ट्रेसिबिलिटी को मैनेज करने के लिए हम पुराने वाले सोर्स कोड की कॉपी को रिटेन करते हैं। हम करते क्या हैं कि जो चेंज आती है, मतलब एक है बिफोर चेंज, एक है आफ्टर चेंज, तो सोर्स कोड के वर्जन को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर चेंज सॉफ्टवेयर का वर्जन था 10, आफ्टर चेंज सॉफ्टवेयर का वर्जन हो जाएगा 11। तो अब हमें ये ट्रैक करना आसान हो जाएगा कि 11 और 10 में क्या बेसिक फ़र्क था। तो इसको कहते हैं ट्रेसिबिलिटी, TRACEBILITY, ट्रेसिबिलिटी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ट्रेसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स कोड की वर्जनिंग कर देते हैं। ठीक है, सोर्स कोड की वर्जनिंग करते हैं। ओके, अच्छा, अब तो मेंटेनेंस दो वजूहत की, मेंटेनेंस में दो बुनियादी चीज़ होती है। मैं जल्दी रिकैप करता हूँ। पहली बात, एरर आया, एरर को फिक्स करना है। एरर को फिक्स करने के लिए सोर्स कोड में चेंज करना होगा। सोर्स कोड में चेंज आएगी तो सोर्स कोड की चेंजेस की ट्रेसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, वर्जनिंग करेंगे। किसके, सोर्स कोड की वर्जनिंग करेंगे। अब खतरा इस बात का है, रिस्क इस बात का है कि कोई नॉन लेजिटिमेट, इलीगल, अनऑथोराइज, नॉन अप्रूव्ड चेंज सॉफ्टवेयर में ना आ जाए। तो इस खतरे को रोकने के लिए हम एक निज़ाम वज़ा कर देते हैं जो कि इस बात की ज़मानत देता है कि सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ वही चेंजेस आएंगी जो कि अप्रूव्ड हैं, और जो चेंजेस अप्रूव्ड नहीं हैं हम उनको अनऑथोराइज चेंजेस कहेंगे और वो सॉफ्टवेयर में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक निज़ाम है जिसको हम सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर सॉफ्टवेयर में जो बिजनेस यूजर है वो कहता है कि नया फीचर ऐड कर दो, तो नया फीचर ऐड करने के लिए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन होगी। डिज़ाइन मॉडिफाई होगा, डिज़ाइन का नया वर्जन बनेगा, नया हो सकता है नई SDS बने, नई ERD बने, नए DFD बने, नया प्रोटोटाइप बने।
उसके बाद नया सोर्स कोड बने, सोर्स कोड की वर्जनिंग करेंगे, तो फिर वही बात हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि मेंटेनेंस की फेज में चेंज आना नागुज़ीर है। जब चेंज आना नागुज़ीर है तो फिर इस बात का एहतमाल है कि अनऑथोराइज चेंज आ सकती है। हम एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट सोच रहे हैं उस खतरे को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसका मैंने पूरा प्रोसेस लास्ट टाइम बताया था, मैं उसको दोबारा एक दफ़ा गिनवा देता हूँ। 10 नुकात हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म होता है हमारे यहाँ, उसके ऊपर यूज़र को कहा जाता है कि इसके ऊपर चेंज भर के दो कि तुम डिमांड क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म अपनी मैनेजमेंट से अप्रूव कराओ और फिर हमारे पास भेजो। तो इसका ये हो जाएगा कि मैनेजमेंट के नॉलेज में है। दो बातें हो गई, और उसी की बेसिस के ऊपर फिर हम मॉनिटरी जो फीस है या चार्जेस हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस चेंज को करने से पहले चेंज का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि ये जो चेंज है, इस चेंज से बाज़ औक़ात एक तब्दीली करने से कई जगहों पे तब्दीली करनी पड़ती है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, फिजिकल मिसाल, कि अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनानी है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को मुनज़्ज़म करना पड़ा, रोड्स को चेंज करना पड़ा, बहुत सारे लोगों के कमर्शियल प्लॉट्स बीच में आए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स बीच में आए, तो एक चेंज का इम्पैक्ट हमें असेस करना है। मैं तेज तो नहीं हूँ? नो सर, क्लियर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, फिर हम चेंज की इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। तो पहला हो गया चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, दूसरा हो गया कि हमें चेंज को रिकॉर्ड करना है, चेंज को अप्रूव करना है, फिर चेंज की इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। असेसमेंट के बाद हम अपनी मैनेजमेंट से अप्रूवल मांगेंगे कि हाँ क्या हम ये चेंज कर लें। जब अप्रूवल हो जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अ, मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट टीम क्या करती है। डेवलपमेंट टीम जो है उसके पास, कभी भी याद रखें कि सोर्स कोड की जो कस्टडी है वो डेवलपमेंट टीम के पास नहीं होती। रीजन बीइंग कि अगर डेवलपमेंट टीम के पास सोर्स कोड की आप ही कहेंगे कि ये होनी चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड में चेंज किसने करनी है, डेवलपमेंट टीम ने। लेकिन सिक्योरिटी का पहला रूल क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब ये कि जिसने सोर्स कोड में चेंज करना है वो सोर्स कोड की पोजीशन नहीं रखेगा, वो कस्टडी में नहीं रखेगा, और जो सोर्स कोड की कस्टडी मेंटेन करेगा वो सोर्स कोड में चेंज नहीं करेगा। वरना अगर मेरे पास ही सोर्स कोड हो तो मैं तो जो मर्जी चाहे उसमें चेंज करूं। तो सोर्स कोड की कस्टडी हम कहाँ, सोर्स कोड की कस्टडी कहाँ होती है, हमारे यहाँ एक जगह होती है जहां हम तमाम सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। उस जगह को हम कहते हैं लाइब्रेरी। जैसे यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ किताबें होती हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी को, ये बात याद रखना, सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक लाइब्रेरी होती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हम सॉफ्टवेयर हाउस में भी एक लाइब्रेरी होती है। तो सॉफ्टवेयर हाउस एक जगह है, एक ऑफिस है, उसमें एक लाइब्रेरी होगी, उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कह देते हैं। और जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हर सॉफ्टवेयर के अंदर भी फाइल्स होती हैं, उनमें से कुछ फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। तो ये बात डिफरेंस मेंटेन रखिएगा। लाइब्रेरी एक ही नाम है, एक जगह को कहते हैं और एक फाइल को कहते हैं। तो बहरहाल लाइब्रेरी वो जगह है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहां हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, सोर्स कोड मेंटेन कर रहे हैं। उसका एक कस्टोडियन होगा, उसको लाइब्रेरियन बोलेंगे। लाइब्रेरियन, अब लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ। लाइब्रेरी से मेजर ऑपरेशंस क्या होते हैं, हम लाइब्रेरी से किताब इशू कराते हैं या किताब रिटर्न करते हैं। तो दो ऑप्शन हो गए, इशू या रिटर्न। अगर किताब पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका फाइन रिसीव करते हैं। मेंबरशिप होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी में दो मेन ऑपरेशन हैं। अच्छा, तीसरी बात, कोई नई किताब आती है तो उसकी एंट्री हो जाती है। तो तीन किताबें, तीन चीजें हो गई, एंट्री होना नई इन्वेंट्री की, नंबर टू इशू होना किसी स्टूडेंट को, और जो इशू करेगा वो रिटर्न भी करेगा। तो तीन चीजें होंगी। अब यूं समझें कि जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें किताबें नहीं है, उसमें सोर्स कोड है। तो हम क्या करते हैं, अब हम लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या दो, हमें सोर्स कोड दो जिसमें हमने तब्दीली करनी है। लाइब्रेरियन हमसे मांगेगा कि भाई तुम्हारे पास इजाजतनामा है, वो इंग्लिश में उसको ऑथोराइजेशन अप्रूवल कहेंगे। तो हम कहेंगे हाँ जी है। हम ऑथोराइजेशन अप्रूवल किसको देंगे, लाइब्रेरियन को देंगे। लाइब्रेरियन हमें क्या देगा, हमें सोर्स कोड देगा जिसमें हमें चेंज करनी है, और अपने पास एंट्री कर लेगा कि इसने इशू करवाया था।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सोर्स कोड में चेंज के मुताबिक क्या करेंगे, तब्दीली लाएंगे, राइट। और उसके बाद सोर्स कोड का एक नया वर्जन बनाएंगे। उसने हमें दिया था वर्जन 10, हमने वर्जन 10 में चेंज की, नया वर्जन बनाया, वर्जन 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्जन 10 और वर्जन 11 दोनों की कॉपी और उससे उस वर्जन 10 से क्या बनाएंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएंगे। तो लाइब्रेरियन से हमने क्या इशू कराया, सोर्स कोड का वर्जन 10 इशू कराया, और वापस उसको क्या किया, सोर्स कोड का वर्जन 11 प्लस सोर्स कोड का एग्जीक्यूटेबल कोड का वर्जन 11, ये दोनों चीजें वापस की। लाइब्रेरियन हमसे क्या करेगा, ये दोनों चीजें अपने पास रख लेगा, इशू की और रिटर्न की। ये बात समझ आ गई, बात कुछ क्लियर हो गई? जी सर क्लियर। सर एक बात पूछनी, हम्म, ये जो लाइब्रेरी से हम सोर्स कोड इशू करवाएंगे, जो वर्जन दोबारा बनाएंगे, तो पुराना तो अपनी जगह वैसे के वैसे ही रहेगा ना, ताकि डिफरेंस हम बिल्कुल देखें बाकी। बिल्कुल 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 ऐसी एज इट इज, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है सर, ऐसे ही पूछ ठीक है, अच्छा। तो पहली चीज क्या हो गई, लाइब्रेरी बनाने से क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर ली, ओके। ये कंट्रोल है हमारा, ऑडिट में ये देख पूछा जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, याद रखें। दूसरी बात, लाइब्रेरी ने हमसे क्या मांगा था, जल्दी जवाब दो प्लीज। लाइब्रेरी ने हमसे क्या मांगा था, ऑथराइजेशन अप्रूवल मांगा था। ऑथराइजेशन अप्रूवल, ओके। तीसरी चीज हम क्या करते हैं कि जब उसके बाद तो इशू का रिकॉर्ड रखा, चेंज का, अच्छा। अब जो चेंजेस हमने की, जो चेंजेस हमने सोर्स कोड में की, उस एक्टिविटी का भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक लॉग मेंटेन किया जाता है। हम किसी मशीन पर बैठ के चेंजेस करेंगे ना, तो वो जो चेंजेस हैं जो हम मशीन पर बैठ के कर रहे हैं, वो तमाम चेंजेस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको हम कहते हैं एक्टिविटी लॉगिंग, एक्टिविटी लॉगिंग, ठीक है। तो हमने एक्टिविटी लॉग भी कर ली। अच्छा, सोर्स कोड लाइब्रेरियन के पास है, हमने उसमें चेंज करनी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंश्योर कर ली। लाइब्रेरी ने सॉफ्टवेयर देने से पहले हमसे ऑथराइजेशन लेटर मांगा, तो ये हमारे तीन क्या हो गए, तीन कंट्रोल्स हो गए इन तीन चीजों की। और उसके बाद जब हमें सोर्स कोड मिल गया, तो हमने जो जो चेंजेस किए उनकी एक्टिविटी लॉगिंग हो गई, और हमने वापस उसको क्या कर दिया। तो ये बेसिकली जो सारा, अच्छा उसके बाद जब हम एग्जीक्यूटेबल कोड वापस कर देंगे, फिर क्या होगा, अब उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस करनी है। अब क्या होगा, क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम वाले लोग कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, और क्या बोलेंगे कि हमें क्या दो, क्या दो, सोर्स कोड या एक्जीक्यूटेबल कोड। नो, यस। अगर वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तो वो मांगेंगे एग्जीक्यूटेबल कोड, अगर वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तो वो मांगेंगे सोर्स कोड। सोर्स कोड मांगेंगे। ओके, हम इज्यूम कर लेते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस वाले ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, हम ब्लैक बॉक्स से शुरू करते हैं, ओके। अब वो क्या करेंगे, वो वर्जन 10 का भी एग्जीक्यूटेबल कोड मांगेंगे और वर्जन 11 का भी एग्जीक्यूटेबल कोड मांगेंगे। क्यों, वर्जन 10 इज बिफोर चेंज, वर्जन 11 इज आफ्टर चेंज। तो वो क्या करेंगे, हम उनको चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म देंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि ये चेंज रिक्वेस्टेड है। उसके बाद वर्जन 10 में चेंज नहीं थी, वर्जन 11 में चेंज है, तो वो दोनों को चला के देखेंगे, कंपैरिजन करके बताएंगे कि हाँ, जो चेंज वर्जन 10 में नहीं थी, इस फॉर्म पे लिखी है, वो वर्जन 11 में आ चुकी है। और फिर वापस क्या कर देंगे, वही वर्जन दोबारा वापस भी कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई? सर मुझे वही एक चीज। चीज पूछनी है। हम्म, सर मुझे ये पूछना है, इस वक्त जो हम हैं, आप जो बार बार हम कह रहे हैं, हम क्या हैं, एज अ टीम है, एज अ प्रोग्रामर है, हम क्या हैं? डेवलपमेंट टीम बात कर रहा हूँ मैं, अभी अपनी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट टीम, क्योंकि चेंज हमने करनी है ना। हमसे मुराद आईटी प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंट टीम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, डेवलपमेंट टीम। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, अब तीसरी टीम कौन सी आएगी, डिप्लॉयमेंट टीम। अगेन डिप्लॉयमेंट टीम ने क्या करना है, नया एग्जीक्यूटेबल कोड को डिप्लॉय करना है, कहां पे, प्रोडक्शन जहाँ पर हो रही है, जहाँ प्रोडक्शन पे इसको इन्वायरमेंट पे, एग्जैक्टली। इसका अब देखो, डेवलपमेंट टीम अलग हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम अलग हो गई, डिप्लॉयमेंट की टीम अलग है, सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल का कस्टोडियन और है। ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं, सेग्रीगेशन। एक्सीलेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ओके। तो ये हमने अलग अलग कर दिया। अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट टीम भी ऑथराइजेशन, वो ऑथराइजेशन अप्रूवल मांगेगी,
तो लाइब्रेरियन उसको सोर्स कोड देगा या नहीं देगा? सर समझ नहीं आया। लाइब्रेरियन जो है, जब डिप्लॉयमेंट टीम डिप्लॉय करने जाएगी तो लाइब्रेरियन से वो सोर्स कोड मांगेगी कि एग्जीक्यूटेबल कोड मांगेगी या दोनों मांगेगी? सर एक्जीक्यूटेबल कोड मांगेगी। तो अगर वो सोर्स कोड भी मांग ले तो लाइब्रेरियन तो को देना दोनों चाहिए? मांगेगी, दोनों मांगेगी। लाइब्रेरी क्यों दोनों मांगेगी? क्योंकि सर वो सोर्स कोड भी मांग सकती है और एग्जीक्यूशन भी कोड मांग सकती है। अच्छा, तो लाइब्रेरियन को दोनों देने चाहिए? लाइब्रेरियन को सर, क्योंकि हम जब देने चाहिए सर। देने सर मेरा चाहिए। नहीं ख्याल, अगर नहीं देने देने मेरा नहीं चाहिए ख्याल चाहिए। के देने चाहिए। नहीं देने चाहिए, ओके। नहीं और सर। कौन है जो कह रहे देने चाहिए? सर उसकी वजह है कि अगर हम सोर्स कोड दे देंगे इट मींस हमने तो फॉर्मूला ही दे दिया ना। हाँ एग्जैक्टली, अगर हम दे देंगे तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का दिवालिया निकल जाए। कभी भी नहीं देते भाई, अगर मांगे भी तो नहीं देना है डिप्लॉयमेंट के लिए। रीजन बीइंग, क्लाइंट को सोर्स कोड नहीं देना, ये मैंने पहले दिन बता दिया था, क्योंकि ये बिजनेस सीक्रेट है। सिर्फ एग्जीक्यूटेबल कोड देना है। अगर वो मांगे तो वहीं रोक लो, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड भी मत दो, क्योंकि अब इसका मतलब है कि उसकी नीयत गलत है। तो उसको सिर्फ मांगना ही क्या सोर्स कोड हासिल करने का चाहिए? एक प्रोसेस भी है ना, आपने जो बताया है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब हमने लाइब्रेरियन को बता दिया है, लाइब्रेरियन को बताया हुआ है कि भाई सोर्स कोड मांगेगा, कौन मांग सकता है, किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो, बिजनेस रूल्स, यही प्रोसेस है। अब कोई मांग भी ले तो नहीं देंगे, तो क्या है, कंट्रोल्स हैं। और दूसरी बात ये कि जो लाइब्रेरियन है अगर दे भी दे तो चला भी जाए तो पकड़ा कौन जाएगा? लाइब्रेरियन। तो अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारे कंट्रोल हो गए। ठीक है। अब एक और बात, अब ये जितना काम लाइब्रेरियन कर रहा है ये सारा काम वो मैन्युअली करेगा? नो, वो सारे कामों को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, और उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। क्लाइंट्स के अलावा किस किस को दे सकते हैं सोर्स कोड? सिर्फ डिजाइनर को दे सकते हैं। डिजाइनर को भी सोर्स कोड नहीं दे सकते, डिजाइनर को सिर्फ एसडीएस मिल सकता है। डेवलपमेंट टीम को सिर्फ सोर्स कोड मिल सकता है, बस। हाँ, क्वालिटी इंश्योरेंस वालों को सोर्स कोड मिल सकता है अगर वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अप्रूवल ले लें, लेकिन सारा का सारा नहीं मिलेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हम किस मॉड्यूल की सोर्स कोड इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, उस पर ज्यादा चेक्स होते हैं। बात क्लियर हो सर रही है? सॉफ्टवेयर, जी सर सॉफ्टवेयर का नाम सर आपने क्या बताया जिसमें वो लाइब्रेरियन उसको मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को? लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ओके सर। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने कहा था ना कि इशू करना, रिटर्न करना, सोर्स कोड इशू करना, सोर्स कोड रिटर्न करना, वर्जनिंग करना, उसके बाद ऑथराइजेशन करना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को मैनेज करना, अगर डिप्लॉयमेंट टीम सोर्स कोड मांगे तो डिनाई कर देना, ये सारे के सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स के सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होंगे लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम लाइब्रेरी के ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर देते हैं। समझ आ गई बात की? जी सर। ओके। तो ये अब चेंज सॉफ्टवेयर चेंज मैंने, अच्छा, चेंज मैनेजमेंट की बुनियाद कहां से डली थी, किसको याद है? ये क्या बात हुई? मैंने क्या कहा था कि कौन से एसडीएलसी की कौन सी फेज है जहां से चेंज मैनेजमेंट की बुनियाद शुरू हो जाती है? सॉफ्टवेयर डिजाइन में कहा था बेस लाइनिंग करते हैं, और बेस लाइनिंग इस बात की बुनियाद डाल देती है कि बेस लाइनिंग के बाद जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी तो वैसे चेंज कंसीडर होगी। वो चीज जहां बेस लाइनिंग करते हैं वो बुनियाद डालती है इसके। सॉफ्टवेयर बेस लाइनिंग क्या कहती है कि अब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर दो, और अब जो भी रिक्वायरमेंट आएगी वो रिक्वायरमेंट अगले मॉड्यूल में डिलीवर होगी, और वो एज अ चेंज कंसीडर होगी। तो जब चेंज, रिक्वायरमेंट को चेंज कह दिया, तो चेंज लाने के लिए जो प्रोसीजर बनाया गया वो क्या है? सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। तो बेस लाइनिंग वॉज द फाउंडेशन वेयर वी ले डाउन द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। ये पेपर में सवाल आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। और बेस लाइनिंग का दूसरा फायदा क्या था, क्या नहीं होता बेस लाइनिंग से? बेस लाइनिंग किस चीज को रोकती है?
सर बेस लाइन के बारे में एक दफा बता दीजिएगा। माशाल्लाह। बेस लाइनिंग मैंने, कौन बताएगा बेस लाइनिंग किस चीज को रोकती है? सर ये यानी बार बार आप, होने वाले चेंजेस को रोकते हैं ना हाँ उसका एक नाम था सर? यानी, सॉफ्टवेयर क्रीपिंग, क्रीपिंग शायद ये सब एग्जैक्टली कुछ नाम था। सॉफ्टवेयर क्रीपिंग। सॉफ्टवेयर क्रीपिंग होती है। तो सॉफ्टवेयर क्रीपिंग बेसिकली ये होती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो नेवर एंडिंग मोड में ना चला जाए। तो सॉफ्टवेयर क्रीपिंग को रोकने के लिए, अगर सॉफ्टवेयर क्रीप कर जाए, सॉफ्टवेयर ना कभी मुकम्मल ना हो, तो क्या होगा? बजट ओवररन होगा। और अगर बजट ओवररन हो गया तो इसके अलावा क्या नुकसान होगा? कभी भी सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। जब टाइमली डिलीवरी ना हो, बजट ओवररन हो जाए, यूजर की रिक्वायरमेंट्स मीट ना हो, तो सॉफ्टवेयर फेल हो गया। तो कुछ दिनों पहले मैंने ये बताया था कि सॉफ्टवेयर के रिस्क हैं ये सारे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बेस लाइनिंग करते हैं। और बेस लाइनिंग क्या है? बेस लाइनिंग उस एक्टिविटी का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देते हैं। और ये कब करते हैं? कब करते हैं यार? ये जरा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सर ये सॉफ्टवेयर जब डिजाइन की कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल जब फेज में, सॉफ्टवेयर डिजाइन की इनिशियल स्टेजेस पे। ये आप लोग पता नहीं कैसा पढ़ रहे हो यार। बस एक दो लेक्चर पुरानी चीजें याद रहती हैं आप लोगों को। बहरहाल, ये बात क्लियर हो गई। जी सर। अब मैंने चेंज मैनेजमेंट बता दिया। लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर का क्या काम है? कि सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो ऑपरेशन है, उनको क्या करे? ऑटोमेट करे। क्या चीज मेंटेन करे? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है। और क्या करे? एक्टिविटी की लॉगिंग करे। और क्या चीज प्रिवेंट करे? अनऑथोराइज चेंजेस को प्रिवेंट करे। क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। अब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिस्क भी कर लिए और ये सारा काम हो गया। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर, अच्छा, ये जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट होता है बिजनेस प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल, उसको क्या कहते हैं? SLA। स्टैंड फॉर? SLA स्टैंड फॉर बस। सर्विस लीगल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? सर्विस लीगल एग्रीमेंट। वाह वाह, धजियां उड़ा दी तुम लोगों ने। लीगल सर्विस लेवल एग्रीमेंट भाई, लेवल लीगल नहीं। एग्रीमेंट। जी सर। सर वाह, क्या लो यार तुम लोग। अच्छा जी, अगली बात। एक चीज होती है SLA के अंदर, याद रखना, पेपर में आएगा, लिख लो ये, 100% गारंटेड ये पेपर में आएगा। सॉफ्टवेयर स्क्रॉ, ये तो मैं जान के बोलता हूँ कि पेपर में आएगा, तो याद रखोगे तुम लोग। सॉफ्टवेयर स्क्रॉ, इसका किसी को पता है? वो नो कौन सर। है जो फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हैं? कुरतुल्लाह नायब करती हैं? एनी करती है। आज नहीं है ना वो? नहीं आती। अच्छा, अच्छा, स्क्रॉ ये होता है कि ये बेसिकली एक क्लॉज है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और इसको एज अ क्लॉज SLA में डालना चाहिए। इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ। ये है कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपका वेंडर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, मैंने आपको सोर्स कोड कभी भी नहीं देना, ये हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ एक अनएक्सेप्शनल सिचुएशन में आपको सोर्स कोड देने का पाबंद हूंगा। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि अगर
मेरी कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइडर है आपकी, अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी कहीं रीलोकेट हो जाती है, कंपनी उस प्रोडक्ट की सपोर्ट बंद कर देती है, कंपनी का मर्जर हो जाता है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी कोई लीगल प्रॉब्लम में आ जाती है और उस सूरत में आपको सर्विसेज देने से डिनाई कर देती है, फर्दर सर्विसेज देने से डिनाई कर देती है, तो आपको क्या नुकसान है? सर अगर सॉफ्टवेयर में आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं रहा हमारे पास। उससे फिर क्या होगा? अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उससे क्या तो होगा? एक अगर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? हमारा काम रुक जाएगा, हम सॉफ्टवेयर पे जो हमारा हाँ, काम था वही रुक जाएगा। ओके, आपके काम रुकने से क्या होगा? सर नुकसान होगा हमारा, क्या नुकसान होगा? मतलब काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम आगे अपना। काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर को किसी नए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो तो सोल्यूशन है ना कि नहीं हो रहा। मैं तो अभी उसके उसके नतीजे तक जाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको सर्विसेज देना बंद कर दी, ओके, क्या होगा? ठीक। आप मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे 10 साल से, एक दिन पता चला, मैंने कहा भाई मैं अब आपको डिनाइल ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं, मैं नहीं दे रहा आपको, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, आई एम नो लॉन्गर देयर, क्या होगा? सोचो क्या होगा? आपका काम रुक जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल आपका सर। सॉफ्टवेयर मेरे लिए तो सॉफ्टवेयर था, आपके लिए क्या था? पूरा बिजनेस प्रोसेस का कस्टोडियन। आपका क्या रुकेगा? आपके लिए सॉफ्टवेयर नहीं रुकेगा, आपके लिए क्या रुकेगा? बिजनेस। बिजनेस। यस, आपका बिजनेस प्रोसेस रुकेगा। अगर आपका बिजनेस प्रोसेस रुकेगा तो क्या रुकेगा? आप सर बिजनेस आप आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी ना, है ना? जी बिल्कुल, आपकी जी प्रोडक्ट्स बिल्कुल या सर। आपकी सर्विसेज रुक जाएंगी। किसके लिए रुक जाएंगी? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स की होंगी, ये पीछे जिनकी वॉइस तो नहीं सर रिकॉर्ड होती और कंट्रोल हमारे करें। सारे अकाउंट इसी बिजनेस तो हम कर ही नहीं सकते। ये अपनी वॉइस कंट्रोल करें बैकग्राउंड में प्लीज। अच्छा, आपकी जो कमिटमेंट जब रुक जाएंगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि मैंने आपको सर्विसेज देना बंद की, मैंने तो डेलिबरेटली बंद की, आप नादानिस्ता तौर पे दूसरों को सर्विसेज देने से इनकार कर देंगे, आपकी तरफ से भी डिनाइल ऑफ सर्विसेज होना शुरू हो जाएगा दूसरों के लिए। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही गुडविल खराब हो जाएगी हमारी। नहीं, गुडविल तो बाद में खराब होगी, पहले आप डिनाइल ऑफ सर्विस स्टेट में चले जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आप ऐसे ही। डिसकंटिन्यूटी डिनाइल ऑफ सर्विस, ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस की स्टेट होती है ना, बहुत खतरनाक स्टेट होती है। इसमें सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता, जिसको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं ना उसका आपसे ज्यादा नुकसान हो रहा होता। मैं सर्विसेज देना बंद कर दूंगा, मैं तो नुकसान में हूं ही, लेकिन मेरी वजह से आपको जो नुकसान हो रहा है ना, और जो पूरी चेन खराब हो रही है, सप्लाई चेन या वैल्यू चेन, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? अब ये सारी सिचुएशन क्यों डेवलप हुई? क्योंकि मैंने सर्विसेज देना बंद कर दी। दूसरी बात कि आपके पास क्या नहीं था? सोर्स कोड नहीं था। यस, तो हम एसएलएमए की बात लिखते हैं कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर हमें दे रहे हो, ये अमूमन ये होता है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये लिखवाया जाता है। हम उसमें ये लिखते हैं, बल्कि आप मुझसे ये लिखवाएंगे, या हमारे मुआहदे में ये लिखा होगा कि भाई मैं से मुराद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं पाबंद हूँ कि मैं आपको देने वाले सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको स्टेट हुकूमत पाकिस्तान की कस्टडी में रखवाऊंगा या किसी थर्ड पार्टी गारंटर की कस्टडी में रखवाऊंगा। और वो जो गारंटर है, वो जो कस्टोडियन है, वो आपको सोर्स कोड देने का कानूनी तौर पे उस वक्त मजाज होगा जब मैं डिनाइल ऑफ सर्विस कर दूंगा। तो आप मुझसे पहले मांगेंगे चेंज कर दो, मैं डिनाइल ऑफ सर्विस कर दूंगा। तो आप 2-3 दफा मुझसे मांगेंगे,
मैं 2-3 दफा डिनायल ऑफ सर्विस करूंगा, अब आप किसके रुजू करेंगे? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी को क्या कहेंगे, क्या दो? सोर्स कोड दे दें। वो सोर्स कोड आपके पास थर्ड पार्टी के पास किसने रखवाया? मैंने रखवाया था। लेकिन जी सर। मैंने कब रखवाया? जब एसएलए के अंदर हमारे एग्रीमेंट में ये क्लॉज डली। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर स्क्रॉ। स्क्रॉ के दो हिस्से हैं कि मैं सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक थर्ड पार्टी, जिसपे हम दोनों का कॉन्सेंसस होगा, थर्ड पार्टी के हवाले करने का पाबंद होऊंगा या रजामंद होऊंगा। और वो थर्ड पार्टी आपको सोर्स कोड देने का हक रखेगी अगर मैं आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज कर दूं। ये बात क्लियर हुई? जी सर क्लियर है। तो ये जो एक शिक है, ये कानूनी शिक है। इस कानूनी शिक को कहते हैं सॉफ्टवेयर स्क्रॉ। तो ये शिक किसका हिस्सा होनी चाहिए? एसएलए का। तो ये किसके इंटरेस्ट को डिफेंड कर रही है? बिजनेस प्रोफेशनल के। ये बात क्लियर हो गई? बल्कि एक जी बिजनेस सर। प्रोफेशनल नहीं, कई कई बिजनेस प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे, अच्छा, अब जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर ने जब ऑडिट करना है तो एग्रीमेंट में ये पड़ेगा कि क्या ऑडिटर जिसने ये वो लिखा था, क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट लिखा है, क्या उसने सॉफ्टवेयर स्क्रॉ जो है उसका जिक्र उसमें किया है? तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर स्क्रॉ हो। तो ये किसके एडवाइजर को बताना चाहिए? ये तो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लीगल एडवाइजर का काम है कि वो ये चीज डलवाएं, है ना? जी बिल्कुल सर। ये बात क्लियर हो गई? तो ये पेपर में भी आ सकता है। तो अब मैंने आपको एसएलए के हवाले से भी बात बता दी। ये सर ये याद जो रखना अब। स्क्रो है, ये तो हम्म। कंपनी का नाम है ना जो किसी तरह फंड्स रखती है? अरे नहीं भाई, स्क्रॉ नहीं, मैं कंपनी का सिर्फ नाम पूछ थोड़ी रहा है। हूँ। नहीं, ये जो एक लफ्ज है, ये एक शिक कॉन्सेप्ट का नाम है, स्क्रॉ। सर स्क्रॉ का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इन अनएक्सेप्शनल सिचुएशन। ठीक है। सॉफ्टवेयर स्क्रॉ का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को थर्ड पार्टी के पास रखवाने का पाबंद है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर जो है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज कर देता है, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज से क्लाइंट बेचारा क्या ना हो जाए, हैंडीकैप ना हो जाए, तो उस वक्त वो उस थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपके पास जो मेरे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रखा हुआ है वो मुझे दे दें, क्योंकि वो कंपनी ने मुझे सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है और मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो इसमें तीनों की रजामंदी होगी, तीनों फरीक इस क्लॉज में। ये जो स्क्रॉ होता, एसएलए तो अमूमन दो लोगों के दरमियान होता है, डेवलपर और बिजनेस प्रोफेशनल। लेकिन स्क्रॉ के अंदर स्क्रॉ की प्रोविजन होती है एसएलए के अंदर। लेकिन स्क्रॉ का फिर एक अलग एग्रीमेंट बनता है जिसमें मैं, आप और गारंटर तीनों फरीक होंगे। ये बात को समझ आई? जी जी सर। क्लियर है। तो स्क्रॉ की प्रोविजन होगी एसएलए में, उसके नतीजे में एक और एग्रीमेंट हम बनाएंगे जो कि मेरे, आपके और नहीं, गारंटर के मैं दरमियान आप है। और क्लाइंट के बारे में बताइएगा। मैं, आप और गारंटर। यही तो पूछ रही हूँ, ये मैं जो है ना डेवलपर हो गया और आप मैं, क्लाइंट हो गए। और हाँ, और गारंटर थर्ड पार्टी स्टेट हो गई या कोई और हो ठीक है गया। सर, ठीक है सर। ऑडिटर नहीं होगा, ये याद रहे। थर्ड पार्टी इज नॉट ऑडिटर इन दैट केस। ऑडिटर का, सर अच्छा, अब एज एन ऑडिटर आपका क्या रोल है यहाँ पे? कि हम चेक करें कि क्या ये कंडीशन, ये क्लॉज है एग्रीमेंट में या नहीं। एग्जैक्टली exactly. और अगर है तो क्या करें, क्या एविडेंस मांगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट किसका? विद थर्ड पार्टी डेस्को। पहले तो आप एग्रीमेंट का एसएलए की कॉपी मांगेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे कि स्क्रॉ की प्रोविजन है या नहीं, और उसकी सूरत में फिर क्या मांगेंगे? स्क्रॉ का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ओके, गुड। सर कोई एक दो नाम दे सकते हैं इस तरह की कंपनीज के?
ताकि हम लिखने का नोट। क्या मतलब? मतलब कि ये जिस तरह थर्ड पार्टीज हैं तो बिल्कुल इनके कोई बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ, ये जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मलेशियन सॉफ्टवेयर यूज किया था एक बैंकिंग की किसी अपने मॉड्यूल के लिए, उसके लिए मलेशियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो स्क्रॉ में आई थी, स्क्रॉ एग्रीमेंट हुआ था उनके दरमियान। तो वो जो यानी कि जो लाइब्रेरी थी जहाँ पर उन्होंने वो रखा था उसका नाम। लाइब्रेरी में नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी के पास होगा। देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि अब उसकी कस्टडी में हो। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे दरमियान फरीक बन भी जाए, ठीक है, बन जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास वाकई वो सॉफ्टवेयर की कॉपी हो। अब होगा क्या, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। होगा क्या कि कल को मेरी कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी कहाँ जाएगी? तो अब कंपनी, अगर हुकूमत पाकिस्तान इस बात की गारंटर है, तो वो FIA को भेजेगी कि जाओ इससे पूरा कंप्यूटर पूरे के पूरे सोर्स को उठा के ले आओ। तो चाहे वो ना रखे, फिर भी वो रिट्रीव करा सकती है हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन बेहतर है कि करवा अपने पास रख ले वो। जी सर। और कोई चीज, ये जो जितने बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये खास तौर के ऊपर जब नेशंस लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर की डील्स होती है ना, नेशंस लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर का पार्ट थे कि ईरान का जो अ, ये जो जिस तरह होता है ना, ये हमारे मीटर्स बिजली के बिल आते हैं, है ना, जी सर। तो इसी तरह एक ईरानियन कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो मीटर्स है ना, इसके अंदर चिप्स लगा के दें, हमें सॉफ्टवेयर बना के दें जो कि बाहर वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी कि रियल टाइम के बजाय इसके बंदे को जाके पढ़ना ना पड़े। मुख्तसरन बता रहा हूँ मैं इस बात को। तो उस दौरान फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर ये शर्त भी रखी थी कि हम स्क्रॉ भी करेंगे। तो बाज होगा जब स्टेट बहुत बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट होता है ना, तो फिर नेशनल इंटरेस्ट के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल अपने इंटरेस्ट के लिए स्क्रॉ करती हैं। ये तो तब डिपेंड, ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरेस्ट में इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना कि यार स्क्रॉ भी एक चीज होती है। कल को आप एज ए बिजनेस प्रोफेशनल भी इसको अपनी प्रोविजन में लाएं, और एज एन ऑडिटर भी आप इसको चेक करें। तो एज एन ऑडिटर और एज एन बिजनेस प्रोफेशनल यू मस्ट नो दिस थिंग। और कुछ कंपनीज बाज होकर एग्रीमेंट, उनके दरमियान एग्रीमेंट ही नहीं हो पाता इसके ऊपर कॉन्सेंसस ना होने की वजह से। जी ये सर। ऐसे ही है, मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब अगर इंडिया फ्रांस से कहता है कि भाई मुझे जहाज दो, कौन से जहाज ले रहे हैं इंडिया फ्रांस से? मिराज। और तौबा करो, खुदा खौफ करो, नहीं सर, मिराज। कोई कोई ले रहे हैं सर। अभी पिछले दिनों नाम सुना था। हैं? क्या कह रहे हैं? अभी पिछले दिनों नाम सुना था। हाँ, क्या था? राफेल। राफेल, यस सर। हम मिराज आ गए माशाल्लाह। पूरा खौफ कर रहे हैं। मैं समझ रहा था कोई कहेगा हाँ सकोही है। नहीं नहीं, हाँ चलो। तो अब वो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि JF-17 है, ये तो पता है ना JF-17 पाकिस्तान का है। जी सर, वो तो बहुत अच्छा अच्छी चलो, बात है। उसमें हम कहते हैं कि सकोही है या ये जो है राफेल है, ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। अब कल को वो कहते हैं भाई हमने तो जहाज ही बनाना बंद कर दिए, तो इंडिया बेचारा वो कैसे उड़ाएगा सॉफ्टवेयर को? तो अब उनका जो एग्रीमेंट होगा ना, तो वो कहेंगे भाई स्क्रॉ करो। अब मुझे नहीं पता स्क्रॉ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं हूं तो मैं करूँ। मैं कहूंगा भाई इसकी चिप भी दो। कल को जहाज ही बंद हो गए तो मैं कैसे उड़ाऊंगा? तुम तो चले गए, तो इतने बिलियंस ऑफ जो मैंने जहाज लिए हैं उसका मैं क्या करूंगा? कुछ समझ आई बात की मेरी? जी सर। तो इट्स, ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर ये बातें होती हैं फिर। सर इसकी जगह एक चलें क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ कि जी अगर पूछें। हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है तो हम्म फिर हमें अगर नुकसान ही होगा। अगर फर्ज करें जैसे जहाज आप कह रहे हैं और वो हम्म डिफरेंट आ जाते हैं और अपडेट आ जाते हैं, तो फिर मैं उन पुराने जहाजों को क्यों चलाऊंगी? नहीं, वो तो फिर हम आप क्यों उसको नहीं यूज अपडेट, करेंगे? नहीं, बात वो तो फिर आप अपडेट करोगे ना।
सारा फिर दूसरा प्रोसेस होगा दोबारा से एग्रीमेंट। मतलब रशियन कंपनी तो फिर अपडेट करेगी आपके फाइटर को, आपके जहाज के उसको चिप को, फर्मवेयर को अपग्रेड कर देंगे वो। मैं तो उस सूरत में कह रहा हूँ कि अपग्रेड नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि अब हम जहाज ही नहीं बना रहे, हमारी कंपनी बंद होने जा रही है, अब क्या करेगा इंडिया, ये उस सूरत में कह रहा हूँ। ओके सर और ठीक जो है। अपडेशन है वो तो होगी। हाँ, अब अगर वो कह दे कि भाई अपडेशन कर दे, और वो कह दे कि भाई अब तो हमने ये डिसकंटिन्यू कर दिए, नए जहाज आ गए, इसलिए तो फिर ये होता है कि वो आपको पुराने जहाज, एक टाइम होती है ना, लाइफ होती है इन इस इक्विपमेंट की, कि भाई जहाज है। अब ये जिस तरह हम कहते हैं कि बोइंग 737 है या 777 है, तो 737 जो 1970 में पाकिस्तान के पास था, वो तो नहीं चला सकते ना, फोकर जहाज तो हम नहीं चला सकते। तो इसलिए फिर वो नई टेक्नोलॉजी तो फिर आपको लेनी पड़ती है, इसीलिए फिर बहुत बल्क में नहीं लेते। चलूं आगे? जी सर। ओके, ये क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर वाला पार्ट सारा। चेंज मैनेजमेंट हो गई, ये हो गया, लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो गया, और अल्लाह भला करे ये हो गया। अच्छा हाँ, मैंने ये सर बताया था उसको कि हमारे चेंज, पास दिया हुआ है बुक में हम्म, हमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर स्क्रू जो आपने बताया भी है। नहीं बुक में नहीं दिया हुआ। सर बुक में है कहीं पर, हो सकता नहीं हो, देखा। मैंने देखा नहीं, अगर हो तो अच्छी बात है, सीजा में तो है। चलूं आगे? बुक से तुम लोग ढूंढ लेना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना इसलिए। जी सर प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। दूसरी बात, मैं क्या बता रहा था, मुझे भुला दिया मैं क्या बता रहा था। लाइब्रेरी का बता दिया, चेंज मैनेजमेंट का बता दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिस्क बता दिए। अच्छा, अब एसडीएलसी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सॉफ्टवेयर की चेंज को अप्रूव करने से पहले एक बोर्ड होता है जो उस इम्पैक्ट असेसमेंट का एनालिसिस करता है और अप्रूव करता है कि ये चेंज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। उस बोर्ड को क्या बोलते हैं? सर वो आईटी बोर्ड आपने कहा था, क्या बोलते हैं? आईटी बोर्ड। नहीं नहीं, आईटी बोर्ड, सीसीबी, चेंज कंट्रोल बोर्ड। चेंज कंट्रोल। वो किस बात, क्या फैसला करती है, वो क्या फैसला करती है कि चेंज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, किस बुनियाद पे करती है? तो वो पहले तो ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो इम्पैक्ट तो चेंज आपने का। निकाल लिया। तो वो देखते हैं कि उससे सॉफ्टवेयर की सारी यहाँ उसमें दो चीजें सर वो देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये नेसेसरी है, जो की डिमांड है उनकी, क्या उसको चेंज को हमें लेके बहुत आना आसान चाहिए। आसान जवाब, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। चेंज लाने पर पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, और चेंज के आने से कोई बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट की वर्थ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो चेंज को क्या करो, चेंज ले आए फिर। चेंज अप्रूव कर दो। और अगर चेंज के बेनिफिट की वर्थ चेंज के इन्वेस्टमेंट की वर्थ से कम है तो चेंज को रिजेक्ट कर दो। क्लियर? जी सर। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? सीसीबी सीबीसी। और सीसीबी, चेंज कंट्रोल बोर्ड। और इससे पहले वो क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, और आप उसको, जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी? फैसला करेगी, जो सीसीबी बोर्ड है उसका फैसला करेगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। चलें, और कोई सवाल? ये बाकी लोग कितने क्यों खामोश हैं? अनम, तूबा, मुबशिर, शाहीन, एहसान, कामरान, रिदा, शाहरोज, कोई इशू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी तो आज फर्स्ट क्लास है, मेरा नाम तूबा अनमोल है। मुझे लग रहा है हम रुखसत हो रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे। नहीं सर, असल में अभी अक्टूबर अटेम्प्ट के पेपर हुए थे ना, तो उसके बाद रिजल्ट आया तो फिर मैंने MIS का पेपर पिक किया। ओके, आप तो किस इसलिए स्टेशन पे हो?
सर मैंने अभी ईएम और कॉस्ट दिया था तो उसके बाद अब नहीं मैंने नहीं, एमआई ये ना कौन से शहर से हो? इस्लामाबाद से हूँ सर। अच्छा ओके। तो अभी पिछला वाला जितना हो गया उसका क्या करोगी? चलो सर अभी यहाँ मैंने से। सारे लेक्चर्स सुन लिए लेकिन अच्छा मुझे सिर्फ वो कंप्यूटिंग का जो एक टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग का उसमें वो नहीं समझ आया। चलो फिर मैं किसी और लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक और है, अभी थैंक तक यू। अब और किसी का अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके। कोई पहले अटेम्प्ट दिए आपने? नहीं सर, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी। ओके, और इंशाल्लाह लास्ट भी होगी। बहरहाल इसी में क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई सवाल किसी का? आगे चलूं? यस सर, आगे तो ओके। अभी जो बातें मैंने बताई है ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गई, ऑथराइजेशन हो गई, और तीसरी बात क्या बताई थी? एक्टिविटी लॉग सर। एक्टिविटी लॉगिंग। ओके। इससे जी क्या सर। चीज जुड़ी हुई है? एक्टिविटी लॉगिंग से हम क्या कर सकते हैं? एक बात अभी बताई थी मैंने। एक्टिविटी लॉग करने का क्या फायदा होता है? चेंज का अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी ने गलत काम किया है तो लॉग्स की बेसिस पे ही फैसला करोगे, उसका मुहासबा करोगे, तो अकाउंटेबिलिटी। तो एक्टिविटी लॉगिंग जो है वो ऑडिट एविडेंस है, वो उसके लिए उससे क्या कर सकते हो? अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ कि हमें वर्जनिंग करनी है, हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करनी है, हमें ऑथराइजेशन मेंटेन करनी है, हमें एक्टिविटी लॉगिंग करनी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? कंट्रोल सर। कंट्रोल्स। कंट्रोल्स एग्जैक्टली। कंट्रोल से क्या होता है? कंट्रोल से एरर्स कम होती हैं सर। नहीं, रिस्क मिटिगेट होते हैं, रिस्क। जी सर। ये हमें टर्मिनोलॉजी में बात करनी है भाई। कंट्रोल, ये कंट्रोल वाला काबू करने वाला कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स। ठीक है, जी सर। जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल हैं? हमारी किस चीज़ को कम करते हैं? वल्नरेबिलिटीज को, हमारी वीकनेसेस को, और हमारे थ्रेट्स को, हमारे रिस्क को। ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। ओके। एक मिनट में आप लोगों को एक आज आर्टिकल, मैंने कोई आर्टिकल इससे पहले तुम लोगों को दिया है पढ़ने के लिए? वो तो मैंने लिखने के लिए दिया था ना एक। आज मैं एक आर्टिकल आप लोगों को देता हूँ। एक मिनट, गूगल करो, गूगल खोलो सारे बार अपनी। ओपन द गूगल प्लीज। जी सर। मुबशिर, हेलो जी जी सर, मुबशिर बात कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं, नहीं नहीं, बस बात हो गई बस। यार ये आपकी गूगल वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं शो हो रही? सिर्फ नोट्स हो रहे हैं जो आप दिए, गूगल वाली नहीं हो रही।
अच्छा, एक मिनट में करता हूँ। अब हो रही है? सर अब हो रही है। अच्छा देखो, ये पेपर है 2019 का, राइट? रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ट्रेंड एंड ऑडिटिंग मोड ऑफ हाई सिक्योरिटी एंटरप्राइज इंटरनेट सिक्योरिटी ऑडिट। क्लियर? जी सर। सबको नजर आ रहा है? जी सर। ओके। ये मैंने वो खोला हुआ है, क्या कहते हैं, इनबॉक्स। मसला ये है कि इसको मैं, ये तुम लोग गूगल क्लास से इसको एक्सेस कर लेते हो ना? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि ये पेपर है, आप लोगों ने करना ये है कि इस पूरे पेपर को पढ़ना है। 4 पेजेस का पेपर है ये, ठीक है? ठीक है सर। और लेटेस्ट पेपर है, और आपने करना ये है कि इस पूरे पेपर में, इस पेपर के हर जुमले को आपने रीफ्रेश कर देना है। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं सर, समझ नहीं है क्या करना है इसका। हैव टू रीफ्रेश ईच सेंटेंस ऑफ दिस पेपर। समझ आई? हेलो, बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। ठीक है, और ये करके फिर आप लोगों ने मुझे ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देना है। इसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि आप इसको पूरे के पेपर को पढ़ लेंगे, सारा पूरा का पूरा ये ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है? और उसके बाद आप इसको जब रीफ्रेश करेंगे अपने लफ्ज़ों में, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये मैंने आपके सामने ही चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यार ये थोड़ा सा अपना माइक बेहतर रखा करो, ये कौन है ये? प्लीज बी हैव सम मैनर्स। ओके जी, ये पेपर मैंने आपसे लोगों से शेयर कर दिया है। अच्छा, अब ये पेपर में एक चीज़ नोट करो कि ये पेपर 4 पेजेस का पेपर है। इस पेपर के आखिर में ये दिए हैं 1 2 से 1 और 2 राइट? आप लोगों ने करना क्या है कि इसको आपने कॉपी करना है ऐसे। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया यहाँ तक, देख रहे हो सारे? जी सर। जी सर, देख रहे हैं। जी सर। एक तो ये पेपर है, उसके बाद ये कॉपी, ये इसके रेफरेंसेस में 3 लिंक हैं, लेकिन पहले 2 कॉपी करना है। कॉपी किया, गूगल स्कॉलर पे गए और यहाँ ये पेस्ट कर दिया। और जब ये पेस्ट किया तो ये तो वही आ गया। चलो इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा सर्च करके, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए।
ठीक है, तो अभी तो आप ये करें कि आप लोगों ने ये चीज़ जो मैंने आर्टिकल दिया है इसको आपने रिफ्रेश करना है, पढ़ना है और रिफ्रेश करना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे देना है, ये 4 पेज भी नहीं है, सिर्फ 3 पेज हैं। अच्छा, इसका बहुत आसान तरीका है, ये पीडीएफ में मैंने रखा है, पीडीएफ को राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे तो वर्ड में खुल जाएगा। वर्ड में खोलने के बाद आपने इसको लाइन पढ़ते जाएं, इसको रिफ्रेश करते जाएं, बस ये काम करना है आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे करके देना है। क्लियर? जी सर। ओके, चले आगे चलते हैं। अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सर इसके आगे जी ये जो इन्होंने पेजेस पर ही हो इसी तरह जी क्या? फिर जब करेंगे तो वो भी 3 पेजेस पर ही हो। वो भी 3 पेजेस पे हो, बस 3 पेजेस ज्यादा आपने बढ़ाना नहीं है टेक्स्ट को, बस 3 पेजेस, दैट्स इट। लेआउट भी चेंज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। हाँ, कुछ लाइनें बढ़ा सकते हैं, 4 पेज पे जा सकते हैं, इससे ज्यादा पेज नहीं बढ़ा सकते, कुछ लाइन ऐड नहीं करनी। सर ये लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर के बाद ये जो इसने बताया हो यहाँ पर कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ये हम लोगों ने पढ़ देंगे? जी जी, अभी बता रहा हूँ, मैं उसी का रहा हूँ। मैं ये लिख लूँ कि क्या क्या चीजें हो गई, क्या क्या चीजें रह गई। अच्छा, ये SDLC तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं आप लोगों ने पास। ओके, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल ये मैं कराता हूँ अभी। सर इससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, मेरा एक सवाल है। जी जी सर जो सर असल में आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे थे ना, गुस्सा नहीं है? अच्छा, बोलो। थोड़ी जल्दी है। अच्छा सर, जो आपने बताया था बेस लाइनिंग, जब भी कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसमें फिर दोबारा SLA साइन होता है, सही है? मतलब अगर कोई भी नई रिक्वायरमेंट आएगी सॉफ्टवेयर के अंदर, जरूरी नहीं कि SLA साइन हो दोबारा, हम चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। तो सर जब ऑपरेशन उसकी जब डिप्लॉय हो जाता है और उसके बाद उसकी सर डिबगिंग होती है या जो बग्स को रिमूव करना होता है और जब चेंज कर रहे होते हैं, तो अगर कोई भी चीज चेंज हो रही होगी, रिक्वायरमेंट अगर सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज हो रहा है तो दोबारा SLA साइन होगा? इसकी कोई है ऐसी बात? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं। अगर बंच ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, बंच ऑफ रिक्वायरमेंट्स मीन ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं जी, ठीक है। तो यस, in that case it's better to write another SLA, but it does not mean that it will override the previous one. It will have its own legal status, but most of the time हम ये नहीं करते। It all depends upon you and your company. ठीक है सर। और कोई सवाल? ओके, अच्छा ये देखो, जिन लोगों को अभी भी कोई इशू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय यहाँ पे लिखा है ना रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बुक खुली हुई सामने आप लोगों के? नो सर। नहीं सर, जीमेल आ रही है स्क्रीन पे। नहीं सर, नहीं खुली हुई। ओके। अच्छा ये देखो, ये रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है, राइट? आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, ये देखो सारे ये जो पॉइंट्स है ना, ये लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, और डिजाइन में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, टेस्टिंग में क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ हमारी सकते हो। फर्क क्यों है? मेरे पास 6.5 में तो टेस्टिंग आ रहा है, रिव्यू ये चैप्टर 4 में यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग है ना, इसमें गलत है, बिल्कुल सही है। शॉर्ट फॉर्म में गलती है थोड़ी सी, टाइटल चैप्टर की उसमें जो नंबरिंग है, देखो यहाँ चैप्टर 4 है, यहाँ 6.7 लिखा है, ओके, ये गलती है। बहरहाल ये तो एक माइनर इशू है, तुम लोग देख लो। अब तुम लोग नेक्स्ट लिखो, टॉपिक लिखो नेक्स्ट, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। इसके बारे में मैं बता दूं, हमने भी क्या पढ़ लिया, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। हमने भी कौन सा मॉडल पढ़ा? सर ये स्क्रीन पे बुक ही आ रही है सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही कि रिव्यू का क्या पढ़ना है?
अभी हमने अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में से कौन सा मॉडल पढ़ लिया? SDLC पढ़ा ना अभी हमने, उसमें ही पढ़ना है जी। अब इसके अलावा कौन कौन से हैं वो भी लिख लें। वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, ये लिखते जाएं। स्पाइरल, एजाइल। चाहिए आप लोग अपनी वॉइस म्यूट कर लिया करें, ये ना फिर मुझे गुस्से में सबको म्यूट करना पड़े, प्लीज इसका ख्याल रखें। घर में सबको बता दें कि यार क्लास है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करें, थोड़ा सा अगर हम मैनेज कर लेना इन चीज़ों को तो बेहतर हो जाए। मैं भी घर में ही हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। बहरहाल SDLC, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल और एजाइल मॉडल। ओके, अच्छा अब अगर ये जो वाटरफॉल मॉडल है अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी आपने बुक से खुद देखना है। तो वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक और अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। आप इसकी डायग्राम को अगर देखें, आपके सबके पास बुक्स ओपन है, तो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि ये वही चीज़ें हैं जो हमने SDLC में पढ़ी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने फेजेस के नाम को चेंज कर दिया है, नंबर ऑफ फेजेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बाकी इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर एक चीज़ ये है कि वाटरफॉल मॉडल ये कहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में आ सकती है, कि वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल मॉडल का मतलब ये होता है कि जब तक एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगी, एक्टिविटी नंबर 2 पे हम नहीं जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल मॉडल, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर अभी हमने SDLC में पढ़ा कि मेरे ख्याल से 6 फेजेस मैंने आपको बताई थी। वाटरफॉल वालों ने क्या किया, उन्हीं 6 फेजेस को 8 पे डिवाइड कर दिया। तो उनके यहाँ नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो कितनी है, 8 है। तो इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई अगर एक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, अगर एक एक्टिविटी जो है उसको दोबारा करने की ज़रूरत है, तो आप दोबारा कर सकते हैं, तो यू कैन बैक ट्रैक। तो 3 चीज़ें हैं जो वाटरफॉल मॉडल में है। वाटरफॉल मॉडल में पहली चीज़ कि 8 स्टेजेस पे मुश्तमिल है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सीक्वेंशियल है, और नंबर 3 ये कि वो हम उसके ऊपर बैक ट्रैक कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी दोबारा चलाना चाहें तो चला सकते हैं एक से ज़्यादा दफ़ा। इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं आइटरेटिव मॉडल, आइटरेटिव। तो पहला डिफरेंस क्या है कि 8 स्टेजेस हैं, दूसरा क्या है, सीक्वेंशियल है, और तीसरा क्या है, ये आइटरेटिव है। आइटरेटिव का मतलब है कि हम एक एक्टिविटी को एक से ज़ायद मरतबा कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ स्पाइरल। स्पाइरल मॉडल में और बाकी तमाम मॉडल में जो बुनियादी डिफरेंस है वो ये है कि स्पाइरल मॉडल ये कहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फेज शुरू करने से पहले क्या करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, राइट। तो ये बुनियादी डिफरेंस है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? SDLC सॉरी स्पाइरल मॉडल ये कहता है कि आपने सॉफ्टवेयर की कोई भी फेज स्टार्ट करने से पहले ये सोचना है कि इस फेज को चलाने में क्या खतरात आ सकते हैं, और फिर आपने क्या करना है कि उन खतरात को कैसे निपटा जा सकता है ये भी सोचना है, और जो आपने सोचा है फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और अगली फेज में जाने से पहले आपने एक फेज की गोल्स आइडेंटिफाई करने, और अगली फेज पे जाने से पहले ये डिसाइड करना है, ये एवेल्युएट करना है फेज के एंड के ऊपर कि जो गोल्स आपने स्टैब्लिश किए थे क्या आपने मुकम्मल कर लिए हैं, और क्या आपको वो फेज दोबारा करने की ज़रूरत है या अब अगली फेज पे जाया जाए। तो ये है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या कहता है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। स्पाइरल मॉडल ये कहता है कि आपने हर फेज को जाने से पहले आपने क्या करना है, आप यूँ समझें कि मैं आपको उसको बुक से समझाता हूँ, चलें, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर हो जाए। बुक नज़र आ रही है सर एक सबको? सवाल है। जी जी, एक मिनट मैं सवाल लेता हूँ। सवाल जी वो क्या सर। कहते हैं, हाफिज साहब देखो, ये देख लो, ये जी स्पाइरल सर। मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो ये कहता है कि देखो, इसको बुक नज़र आ रही है? जी सर। ओके, अब वो ये कहता है कि भाई आप अपने पूरे साइकिल को ना 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2, ये एक हिस्सा, 2 3 और 4। ये बात क्लियर हो गई? ये 4 फेज है, यूं ये यूं चलेगा गोल गोल।
ठीक ठीक ये बात। अब वो कहता है कि ये जो पहली फेज है, फेज 1, लेफ्ट से मैं कह रहा हूँ, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है? जी सर। ओके, इस फेज में वो कह रहा है कि भाई क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अब आप एसडीएलसी की सबसे पहली फेज क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है? जी सर। ओके, स्पाइरल ये कहता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू करने से पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? फिर क्या करो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के क्या रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई कर लो, और उनको कैसे कंट्रोल करोगे ये भी आइडेंटिफाई कर लो। फिर तीसरे स्टेप में क्या करो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो। यहाँ एसडीएलसी क्या कहता है, बस रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू कर दी, कर दो। वो कहता है नो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में शुरू करने से पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क को मिटिगेट करने के मेजर सोचो, फिर एक्टिविटी परफॉर्म करो। एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद इस फेज में आके क्या करो, इस एक्टिविटी की जो आउटपुट थी इसको कंपेयर करो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर तो ये ठीक है तो अगली फेज पे चले जाओ, और अगर तुम्हें लगता है कि अभी इसमें कोई कमी है तो दोबारा यही काम करो। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कमी नहीं है, अगली फेज क्या है, डिजाइन। अब वो क्या कहेगा, डिजाइन शुरू करने से पहले क्या करो, डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स करो, फिर क्या करो, डिजाइन के रिस्क आइडेंटिफाई करो, अब डिजाइन करो, फिर डिजाइन की आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करो। अगर तुम्हें लगता है कि पूरी है तो अगली फेज पे जाओ, वरना इसी को दोबारा चलाओ। ये बात कुछ क्लियर हो रही है? तो ये है स्पाइरल। तो स्पाइरल ये कहता है कि एसडीएलसी की किसी भी फेज को शुरू करने से पहले उसके क्या आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव्स, फिर क्या करो, रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स लो, फिर क्या करो, एक्टिविटी परफॉर्म करो, फिर क्या करो, एक्टिविटी के रिजल्ट्स को एवेलुएट करो और डिसाइड करो कि वही दोबारा करनी है या अगली फेज पे जाना है। ये है स्पाइरल। कुछ समझ आ गई? जी सर, यानी सर इस मेथड में हम रिस्क को कम करने के मतलब वो रखते हैं, टारगेट रखते हैं कि हमारा रिस्क कम से कम हो जाए। मतलब वो बात है, मतलब यस, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी एक्टिविटी को एकदम नहीं शुरू किया जाता, पहले उस एक्टिविटी के क्या किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं, फिर उस एक्टिविटी का क्या किया जाता है, रिस्क एनालिसिस किया जाता है, फिर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और चौथी बात, अगली दफा अगली एक्टिविटी फौरन नहीं शुरू कर दी जाती, जो एक्टिविटी मुकम्मल हुई है उसके रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, और फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि एक्टिविटी दोबारा करनी है या नई एक्टिविटी को शुरू करना है। और ये इसके अंदर सारी टेस्टिंग वगैरह है, यूनिट्स कोड सब होंगी। टेस्टिंग। बाकी एसडीएलसी की सारी फेजेस होंगी, लेकिन हर फेज को करने का तरीका ये होगा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, रिस्क एनालिसिस करो, एग्जीक्यूट करो, और फिर एवेलुएट करो। एसडीएलसी की सारी फेजेस से प्रोटोटाइप भी आ रहा है गुजारेंगे। इसके अंदर। हाँ जी, क्या प्रोटोटाइप एसडीएल, नहीं समझा मैं। इसमें देखिए अंदर की साइड प्रोटोटाइप भी लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में करता हूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैंने कब क्या बताया था प्रोटोटाइपिंग का, अगर रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझ ना आ रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप एक अलग मॉडल भी है, और प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर के डमी मॉडल को भी कहते हैं। अभी मैं प्रोटोटाइपिंग भी समझा देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी? जी सर क्लियर है। तो लेकिन इसको चलाने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। ये काफी कम्प्लेक्स, इटसेल्फ ये खुद कम्प्लेक्स। इन तमाम मॉडल्स में से सबसे कम्प्लेक्स कोई मॉडल है तो स्पाइरल मॉडल है, और ये वहां चलाया जाता है जहां सब, ये उन सॉफ्टवेयर के लिए चला जाता है जहां पे जिन सॉफ्टवेयर में रिस्क बहुत हाई होता है। तो ये दो बातें आपने और याद रखनी कि ये खुद बहुत कम्प्लेक्स है, और ये उन सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए मोस्ट फेवरेबल है जिनके रिस्क हाई है।
अब हमने SDLC भी कर लिया, वाटरफॉल, देखें SDLC कर लिया, वाटरफॉल कर लिया और स्पाइरल कर लिया। क्यों? क्योंकि SDLC पे हमने काफी टाइम लगा लिया। आगे चलूं? सर ये वाटरफॉल में जो 8 स्टेप है ना, उसमें एक स्टेप है इंटीग्रेशन, ये कौन सा स्टेप है सर? इंटीग्रेशन वो मैंने बताई थी ना कि सॉफ्टवेयर के मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, तो उनको आपस में क्या करना पड़ता है? मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करना पड़ता है। एक वहां इंटीग्रेशन होती है, और दूसरी इंटीग्रेशन कौन सी है? जब हम सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की इंटरनल इंटीग्रेशन है, जो वाटरफॉल में। एक इंटीग्रेशन वो मैंने बताई थी कि जब सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं तो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना पड़ता है। बताई थी ना? जी सर। जी सर, वो पैरेलल अप्रोच है जिसमें 2 सॉफ्टवेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग इंटीग्रेशन होती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर क्वेश्चन की ये भी था कि इंटरनल आपने जो इंटीग्रेशन। वाटरफॉल मॉडल बताया है उसमें जितने भी ये 8 स्टेजेस बताए, मुझे तो सर SDLC की तरह सेम लग रहे हैं, तो मुझे सर आप हाँ, आउटलाइन कोई फर्क नहीं है, कौन से कोई डिफरेंट है फर्क नहीं इसमें? है। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं यही, इसलिए तो मैं इतनी जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ। यही तो मैंने कहा है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का फॉर्मूला SDLC नहीं दिया है, बाकी सब ने अपने अपने नाम लगाए हैं बस। ये ऐसे ही आप रूह अफ़ज़ा ले लें या जामी शीरी ले लें, हैं तो दोनों शरबत ना। थोड़ा बहुत टेस्ट में फर्क होगा, काम दोनों का एक ही है। तो ये जितनी भी अप्रोचेज हैं, अभी तो मैंने बताई नहीं, 8 हैं, ये तो हैं 14, अभी तो मैंने कम बताई हैं। लेकिन सबका काम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही है। बस होता क्या है, सब अपना अपना तरीकाकार बताते हैं। एक कहता है 6 स्टेप्स में कर लो, एक कहता है 8 स्टेप्स में कर लो। बनाने का तरीका एक ही जैसा है सबका। लेकिन ये, हाँ ये बता दूं, ये आखिर में एक दफ़ा दोबारा खुलासा करके दूंगा कि कौन सी अप्रोच कहाँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है। और फिर वही बात, कोई एक अप्रोच भी यूनिवर्सल नहीं है, हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल होती है। आजकल जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अप्रोच इस्तेमाल हो रही है, वो भी बता देता हूँ, उसको कहते हैं स्क्रम। क्या होता है? स्क्रम, SCRUM, ये मैं लिख देता हूँ। तो ये एजाइल डेवलपमेंट, एजाइल जो मैंने लिखा है ना, इसकी एडवांस फॉर्म है स्क्रम। कुछ क्लियर हुआ? आगे चलूं? जी सर। ओके, अब प्रोटोटाइप अप्रोच है। प्रोटोटाइप अप्रोच क्या होती है? प्रोटोटाइप अप्रोच ये होती है कि आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले सॉफ्टवेयर का एक डमी वर्किंग मॉडल बना दिया। ठीक है, ये कब होता है? ये अमूमन होता है जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जो हमें कहे कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या कोई गेम बनाना है, कंप्यूटर गेम बनानी है, या कोई वेबसाइट बनानी है। अब अगर किसी ने कोई वेबसाइट बनवानी है, तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर कोई शख्स शादी का कार्ड बनवाने जाता है, तो या कोई अपने ड्राइंग रूम के सोफे हैं उसको कवर चेंज करने जाता है, मैं बहुत लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ, तो या फर्नीचर लेने जाता है, तो वो जो शख्स है, वो जो शॉपकीपर है, वो क्या करेगा? आपको एक बड़ी सी कैटलॉग दिखाएगा कि भाई ये हमारे पास सैंपल्स हैं। ऐसे ही है ना? वो आपको क्यों दिखाता है? ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स में क्लैरिफाई हो जाए कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। अगर फिर भी आप नहीं होते, तो फिर आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, या उन सैंपल्स में से उन वो उसमें से कोई सैंपल आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता, तो वो कहता है भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें, मैं एक सैंपल बना के आपको दिखा दूंगा। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि पहले हम एक यूज़र को मुख्तलिफ थीम्स दिखाते हैं। अगर उसको कोई पसंद नहीं आती जो बनी हुई थीम्स हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आप हमें थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक अपना ख्याल बता दें। हम उस ख्याल की बुनियाद के ऊपर क्या करेंगे, अपना आपको एक डमी मॉडल बना के दे देते हैं। उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि एक डमी मॉडल बना देते हैं जो 2-3 दिन में बन जाता है। ये ऐसे ही है जैसा कि आप कभी घर खरीदने जाएं किसी सोसाइटी में, तो वो आपको कहते हैं हमारा एक मॉडल हाउस है। अब ठीक है, तो बेसिकली वो भी हमारा एक मॉडल हाउस होता है। ये बात कुछ क्लियर हुई? तो रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोटोटाइप बनाते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, मजे की बात, कभी आपने किसी सोसाइटी में घर खरीदने के लिए कभी ऐसा हुआ आपने कभी मॉडल हाउस देखा हो? किसी का कोई तजर्बा है? यस सर। आप
मॉडल Yes, हाउस sir. है, मॉडल हाउस देखें कभी? सर देखिए, अच्छा, जिस सोसाइटी में घर आपका है, आपने वहां मॉडल हाउस देखा होगा, उसकी बुनियाद पे आपने फैसला किया होगा हमने यहाँ घर लेना है, ऐसे ही है? सर ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे ही। ये दूसरे साहब कौन है? सर मैं हूँ शहरोज। हाँ, शहरोज सर। शहरोज। अच्छा शहरोज, जी एक बात बताओ, मॉडल हाउस देखा था तो सबसे पहले दिल में क्या ख्याल आया था? अच्छा हाँ, अच्छा बना हुआ था सर, वैसे ख्याल आया। क्या बना हुआ था? और एनी आपको क्या ख्याल था? अनम, लोकेशन अच्छी है सर। अनम, अनम आप बताओ आपका क्या ख्याल था? वो तो बिल्कुल फर्निश बना के देते हैं, वो बहुत ही क्या? आवाज सर नहीं आ रही मुझे, ड्रीमी हाउस होता है, वो तो आवाज नहीं आ रही। बड़ा ड्रीमी हाउस होता है, बड़ा फर्निश बना हुआ होता है, तो उसको देख के तो बस दिल करते है एक नहीं दो तीन ले ले। एक नहीं दो तीन लो, माशाल्लाह, एक तो ले लो पहले, दो तीन ले लो। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अच्छा, दो फैसले हो सकते हैं, दो राय हो सकती हैं घर देख के। पहली बात, आप घर देख के कहें कि ठीक है मैंने यहीं घर लेना है, अमूमन ये होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो मॉडल हाउस देखा है ना, बस इसी के अंदर रहना है, यही लेना है, मॉडल हाउस ही खरीदना है, इस सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी में तो रहना ही है, यही वाला घर जो देखा है यही लेना है। ये बात कुछ समझ आई? मॉडल हाउस भी क्या बिकते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये ख्याल तो आ सकता है ना, ख्याल करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, सर ये ख्याल पे हम तो सोच रहे पाबंदी नहीं है हैं ना। कि हम ऐसे ही बनवा लेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, यही लेना है, ऐसा आ सकता है ना ख्याल। सर जी कभी सर अभी ऐसा बिल्कुल ख्याल आया ही नहीं। सर ऐसा ख्याल आ सकता है और वो लोग प्रोवाइड भी करते हैं विद इंटीरियर, वो एज इट बिल्कुल। इज उसके नहीं टिश्यू नहीं नहीं नहीं, कॉपी। मैं कह रहा हूँ जो दुबई में विलाज होते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैंने एक विला देखा, मॉडल हाउस देखा, मैं कहता हूँ शेख साहब को, शेख, किसी शेख ने देखा, उसने कहा बस अब मैंने यही लेना है, इसी की चाबी चाहिए मुझे। इमार वाले कह रहे होंगे भाई माफ कर दे, ये तो मॉडल हाउस था, ये तो रहने के काबिल ही नहीं है, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। वो शेख साहब कहेंगे नहीं यही लेना है। हो सकता है ना ऐसा? जी सर। है ना, शेख साहब तो कोई बैद तो नहीं है ना, वो कहेंगे नहीं भाई यही लेना है, जितना पैसा है ले लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दे दो, बस यही लेना है। यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी होता है। अब मैं बताता हूँ, इसको हम कहते हैं, एक होता है थ्रो अवे प्रोटोटाइप, और एक होता है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इतनी शोर हमें। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट। ओके, अब शुरू हो रही है, शो हो रही है। एक है थ्रो अवे प्रोटोटाइप, एक है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप ये होती है कि आपने प्रोटोटाइप देखी, आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई, और आपने कहा कि ठीक है मुझे इस जैसा नया घर बना दो। तो हमने क्या किया, सॉरी, ये होता है थ्रो अवे। हमने क्या, आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही थी, हमने आपको रिक्वायरमेंट समझाने के लिए प्रोटोटाइप बनाई, आपने प्रोटोटाइप देखी, आपको प्रोटोटाइप पसंद आई, हमने प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड कर दिया, और आपकी रिक्वायरमेंट्स की, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई, आपको समझ आ गई तो हमें भी समझ आ गई, और हमने उसके लिए उन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। तो प्रोटोटाइप का मकसद मकसद हासिल हो गया कि रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी थी। इसको कहते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइप। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही थी, हमने क्या बनाई, प्रोटोटाइप बनाई, प्रोटोटाइप बना के आपको दिखाई, आपको समझ आ गई, और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर हो गई। हमने प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड किया और नए सिरे से आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। इस अप्रोच को कहते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइप। दूसरी बात, शेख साहब अली, आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही थी, हमने प्रोटोटाइप दिखाई, आपको प्रोटोटाइप इतनी पसंद आ गई कि आपने कहा यही लेनी है, और आपने इंसिस्ट किया कि मुझे यही सॉफ्टवेयर चाहिए, नया बना के मत दो। तो फिर हम, ये कमी होता है, लेकिन हो जाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं।
तो फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, फिर हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो जब हम प्रोटोटाइप को ही मॉडिफाई कर दें, हम प्रोटोटाइप को ही एक एक्चुअल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दें, तो हम इस अप्रोच को कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, आज का टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। सर अजाइल भी बता दें, थोड़ा सा ही टाइम है, 5 मिनट लगेंगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे ज्यादा जल्दी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतनी सर जल्दी मैंने में भी क्यों? कुछ नहीं खाया। हाँ कोई बात नहीं, खाओ जाके, अब देर हो गई है। ओके, अब संडे को 7 से 9 मुलाकात होगी। और दूसरी बात, ये जो पेपर मैंने भेजा है, इस पेपर को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको रिफ्रेश करो। मैं 2 पेपर और भेजूंगा, ठीक है? अगर उनमें से किसी को ये पेपर पसंद नहीं आता, वो पेपर पसंद आ जाए, तो उसको रिफ्रेश करके मुझे भेज देना। बाकी जो आप लोगों के सवालात थे 2 लोगों के, वो मैं फिर अब मुझ में हिम्मत अभी नहीं है, मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर एड्रेस करूंगा आपके सवालात, ठीक है? हाफिज साहब आपके और किसी और के थे? ओके सर, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बासिम, अच्छा बासिम तो आज है ही नहीं। ओके, इंशाल्लाह संडे को 7 o'clock, राइट? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बस आंधी आता का मुंह ना